दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। देश में श्रम कानून बदलाव हुआ है और इस पर विभिन्न श्रम संगठन आपत्ति जता रहे हैं। सरकार का दावा है कि श्रम कानूनों में बदलाव से श्रमिकों की समस्या हल होगी और उन्हें काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। हकीकत क्या है, इस मुद्दे पर हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से बात की। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने इन मुद्दों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। करते हैं बात विभिन्न मुद्दों पर। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार। गोपाल जी बताइए कि जो श्रम कानूनों में बदलाव हुआ है और उस पर जो लोग आपत्ति कर रहे हैं, खास तौर पर श्रम कानून के बदलाव की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि कोई जो कह रहा है कि श्रम कानून में बदलाव कर दिए हैं, बदलाव नहीं है। अभी लगभग 44 कानून थे जो अलग अलग लोगों को अलग अलग हिस्सों में उनकी कंप्लायंस सब लोगों को करनी पड़ती थी। चाहे छोटे लघु उद्योग हों, बड़े उद्योग हों, बड़े मझले उद्योग हों, माइक्रो उद्योग हों, उन सबको उन 44 कानूनों का पालन अनुपालन करना पड़ता था। कई तो रजिस्ट्रेशन करने थे, जिसके कारण उनकी बहुत सारी समस्याएं थी। इंस्पेक्टर राज की बात होती थी। तो इन सबको सरकार ने इनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए उन 44 कानूनों को समावेश करके 4 लेबर कोड्स में डाल दिया। तो अब एक तो 4 लेबर कोड में 4 हिस्सों में उनको बांटा है और उन 4 हिस्सों में जो श्रमिकों की समस्याओं का और उनकी कंप्लायंसेस को, रेगुलेशंस को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से किया है। 4 तरीके के महत्वपूर्ण बातें होती है। एक तो होता है कि जो श्रमिकों को मिनिमम वेजेस की बात होती है कि उसको कितना मेहनताना मिले। तो जो न्यूनतम वेजेस है, मिनिमम वेजेस वाला है, एक तो जो कोड है वो उसके ऊपर उसकी सारी चीजों को देखता है, न्यूनतम वेज कितनी देनी है। दूसरी जो कोड है वह है सोशल सिक्योरिटी का। जो लेबर काम करते हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनको सामाजिक सुरक्षा के क्या क्या रास्ते उपलब्ध हैं, क्या क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है और किसी तरह के इंश्योरेंस है। इस तरह के सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा आयाम था, उस सारे को दूसरे उसमें आयाम के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा जो है वह है कि जो कार्य करते हैं वहां पे किस तरह से उसकी जो कार्य की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, किस तरह की उसमें वर्किंग एनवायरनमेंट होती है, उसके बारे में है। तो यह सारी चीज़ों को कंपाइल करके समाहित करके सरकार ने उन चीज़ों को ठीक किया है। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पिछले के कानून में कम हो गए थे और आधे के वाले समय में कम है। एक कानून में थोड़ा सा कुछ लोगों को का कहना हो सकता है, उसमें यह है कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात हमने की है, जिसके बारे में कुछ लोगों को बात होती है। तो जब उसकी बात आएगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वह कैसे मजदूरों के हित का कानून है। नहीं बताइए, स्पष्ट करिए, क्योंकि हमारे श्रोताओं को पता लगे कि फिक्स टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों लाया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे मजदूर दो क्षेत्र में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। मात्र 7% हमारे यहाँ देश में मजदूर हैं जो फैक्ट्रियों में और संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। बाकी 93% जो हमारे यहाँ के मजदूर लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को कई तरह की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलती और उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जब अगर आप सरकार के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर और जगह जगह पे अगर आप गवर्नमेंट ये कह देती है कि आप नौकरी से नहीं निकाल सकते, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो साइक्लिकल होती है, जैसे कुछ होती है सीजनल इंडस्ट्रीज होती है, कुछ बिजनेस साइकिल से चलती है, कुछ इंडस्ट्रीज में आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो उसे बंद करना पड़ता है। इस तरह की इंडस्ट्रीज में अगर एम्प्लॉयमेंट को कंपलसरी कर देंगे तो लोग, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा था, तो इंडस्ट्री ना लगे, इसकी बजाय इंडस्ट्री लगे। और उन इंडस्ट्री वालों को अगर कोई मुसीबत आ जाए, साइक्लिकल क्षेत्र की इंडस्ट्री भी लगे, सीजनल क्षेत्र की भी इंडस्ट्रीज लगे, और जो रिस्क होता है उसको भी कंपाइल करके, तो इसलिए उनको एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिया गया। एक और बात थी कि जब ये सुविधा नहीं थी तो ज्यादातर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को लेती थी, वह सीधा एम्प्लॉयमेंट देती नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दे देती।
70-75% बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी जो कामगार हैं जी जी वह कॉन्ट्रैक्ट पे से, यानी उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो जो सब कॉन्ट्रैक्ट में का जो मजदूर होता है उसको किसी भी तरह का बेनिफिट इंडस्ट्री नहीं देती। कॉन्ट्रैक्टर उनको एक्सप्लॉइट करता है, उसमें से पैसा भी कंपनी से ज्यादा ले लेता है, उनको कम देता है जी। तो उस सबको स्ट्रीमलाइन करके हमने ये प्रोविजन दिया है कि आप जो रिस्क है वह उसको खत्म करें। और यह भी किन लोगों के लिए क्या है, यह 300 एम्प्लॉय या 300 मजदूरों से कम वाली इंडस्ट्रीज के लिए यह प्रोविजन किया। उसमें क्या था, एमएसएमई है, छोटे हैं, लघु उद्योग है, माइक्रो उद्योग है, उनको इतनी कंप्लायंसेस आप कर दोगे तो वह इंडस्ट्री चलेगी नहीं, और उनके बगैर हमारे देश की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रगति नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि यह जो गलतफहमी चल जाती है या पूरी तरह से समझते नहीं है तो वह उसके कारण भी कई बार समस्या होती है। अदरवाइज उन 44 कानूनों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया, उनको कंपाइल करके सिंप्लीफाई करके कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाई किया है और मझले छोटे लघु उद्योगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। अच्छा, अभी क्या है कि मिनिमम जो वेतन है वो 15,000 है, उसको भी बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारी जगह ऐसा है जो आंगनवाड़ी है, जो दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं, तो कुछ श्रमिक संगठनों की मांग ये है कि मिनिमम वेतन सब पे लागू किया जाए, उससे कम ना दिया जाए। और बल्कि लोगों ने मांग की थी कि 18,000 होना चाहिए, वो 15,000 है, लेकिन उससे कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। इस बात पे भी श्रमिक संगठनों को आपत्ति है कि जो इसमें इस बात को सुनिश्चित नहीं किया गया है कि उनकी जो कैटेगरीज हैं श्रमिकों की वो उस दायरे में लाई जाए। नहीं, देखिए, अगर मिनिमम वेज वाला जो बिल है, जी, कोड है, जी। वह तो इसी बात को कहता है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो श्रमिक यूनियंस वगैरह कह रहे हैं वह केवल मात्र 7% लोगों की बात करते हैं इंडस्ट्रीज में जो काम कर रही है, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को तो हम लोगों ने पहली बार इसके अंदर दायरे में लेके आए, तो यह बहुत बड़ा देश की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी रेगुलर श्रमिक फॉर्मल सेक्टर में हम लेके आए और उनके ऊपर मिनिमम वेज वगैरह के जो कानून है वह भी उनके ऊपर भी लागू हो, तो यही प्रयास हम लोगों का है। और इन लेबर कानूनों का एक चीज और हमें समझना चाहिए कि लेबर जो कानून है वह कॉन्करेंट लिस्ट में है। प्रदेश सरकारें भी उस पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारों ने तो बहुत सारी प्रदेश सरकारों ने तो ऑलरेडी कानून बना दिए। जो केंद्र सरकार की एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, प्रदेश सरकारें उनको अपने आप यूनिलेटरली रिफॉर्म भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। और अगर ये लेबर रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो हम सोच रहे थे कि कोविड के त्रासदी आपदा के कारण हमें एक अवसर के रूप में बदल जाएगा, चाइना से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो जाएगी, आसपास के आसियान कंट्रीज से हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी, तो लेबर लॉ अगर हम इतने कॉम्प्लेक्स उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो यह नई इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बिल्कुल लगने वाली नहीं थी, रुकी हुई थी, रुक जाती, और उसको और तेजी से बढ़ावा देने के लिए यह लेबर लॉज के लिए जरूरी था, और उसमें भी छोटे मझले उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। एक और बड़ा संवेदनशील मसला है जो इस पर लोगों की निगाह है और सरकार को उस पर फैसला करना है, वो है पीएफ में जो पेंशनधारी हैं। सबका कहना है कि ज्यादातर में सरकार की योजना में भी 3,000 रुपया महीने का पेंशन का प्रावधान किया गया है, चाहे प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना है, जो दूसरी तरह की योजना है। अब जो पीएफ दे रहे हैं, लगातार पीएफ में अपना अंशदान दे रहे हैं, उनको अगर 10-15 साल बाद जब वो रिटायर होते हैं तो उनको भी 2,500 रुपये पेंशन मिलती है, तो उसका दायरा कम से कम 5,000 या 7,500 न्यूनतम किया जाए। उस मुद्दे पे भी क्या आप लोगों की चर्चा होती है? देखिए, यह जो मांग होती है हर क्षेत्र की, जी। वह चलती है, सरकार अपने रिसोर्सेज के अनुसार उन चीजों को पूरा करता है, लेकिन सबसे बड़ा किसी भी देश की किसी भी मांग की पूर्ति तभी होगी जब वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ आगे लेके चलेगा। और यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ तभी आएगा जब आर्थिक प्रगति होगी, इंडस्ट्री लगेगी, विदेशी निवेश आएगा, देश के प्राइवेट इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके लिए यह रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म बहुत जरूरी है। जब यह रिफॉर्म होगा तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उसी के कारण होगा। अदरवाइज सरकारों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर क्षेत्र की एक के बाद एक मांग पूरी करते रहे। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि कोविड के कारण सरकार का बजटरी घाटा 12 इतना ज्यादा 6% से ऊपर का बजटरी घाटा हो गया है। और जो
बोरोइंग है सरकार की, जीडीपी की 90% की बोरोइंग हो गई है। इतनी ज़्यादा 12 लाख करोड़ का ऑलरेडी इस साल बोरो कर लिया है। तो क्या सरकार की भी अपनी एक लिमिटेशन है जिसके अंतर्गत वो हर क्षेत्र को देती है। असंगठित मजदूरों को बहुत सारा दिया, प्रवासी मजदूरों को दिया है, किसानों को सरकार बहुत दे रही है। गरीब कल्याण योजना के या प्रधानमंत्री के अंदर कई तरह की योजनाएं सरकार ने की है, जनधन अकाउंट है, हाउसिंग है, इस तरह के सारे बेनिफिट हैं। फिर पेंशन योजना है, और जो उद्योग व्यापारियों के लिए भी पेंशन की बात है। तो ये सारे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे जिसकी डिमांड होती है सरकार उसके हिसाब से आने वाले समय में उचित कदम उठाती है। एक और बड़ा मुद्दा है जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर काम करती है, जो भी आज तो सरकारी विभागों में भी आउटसोर्सिंग पे लोग काम करते हैं। तो वो जो लोग काम करते हैं उनकी 3 चीज़ें होती हैं। एक है सामाजिक सुरक्षा के तहत उनका चिकित्सा सुविधा, और एक है उनका पीएफ और ग्रेजुएटी। तो ये 3 सुविधा अभी तक क्या है कि कुछ क्षेत्रों में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती। क्या ये माना जाए कि श्रम कानून के बदलाव के बाद ये असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए भी इस तरह की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है? बिल्कुल, ये जो श्रम कानून में बदलाव है, कोड है, इसमें असंगठित क्षेत्र को फॉर्मल सेक्टर पे लाने का बहुत बड़ा प्रयास है। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर आउटसोर्सिंग को की मैनिपुलेशन को खत्म करके सीधे एम्प्लॉयमेंट की, रिट्रेंचमेंट की, छोटे और मझले उद्योगों को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सुविधा दी है, ताकि वो आउटसोर्सिंग के मैकेनिज्म पे नहीं जाए। दूसरा, अभी आप इसके पहले जो हमने बदलाव किए थे ईएसआई और प्रोविडेंट फंड में, वो बहुत बड़ा बदलाव किया था, जिसपे केंद्र सरकार ने सुविधाएं दी थी कि उसका कुछ अंश जो है केंद्र सरकार 3 साल के लिए किसी भी नए उद्योग का प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सरकार खुद भरेगी अपनी तरफ से। इस तरह की सुविधा दी। कंस्ट्रक्शन लेबर का यूनिवर्सल प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर का लेके आए। फिर हमने ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना 12 रुपए और 365 रुपए में लेके आए। इससे सोशल सिक्योरिटी का ही पर्पज था कि हर आदमी को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा ये मिले। आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को, लगभग 40 करोड़ लोगों को आयुष्मान के तहत उनको स्वास्थ्य सुविधा 5 लाख की मिले। तो यह सारी सुविधाओं को मिला के अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। और इन लेबर ये जो बदलाव के बाद कुछ चीजें जरूर इंडस्ट्री वालों को भी फायदा होगा, और इंडस्ट्री का फायदा से लेबर का भी फायदा होता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे गोपाल अग्रवाल जी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने श्रम कानून में बदलाव के औचित्य को बताया, और बताया कि किस तरीके से इन कानूनों से असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को फायदा होगा, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, साथ में उनकी चाहे पीएफ हो और चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हो, उन सबको नियमित किया जा सकेगा, उनकी भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। आपके साथ बातचीत करके इन शंकाओं को दूर किया जा सकता है, और आने वाले दिनों में इस पर जो श्रम संगठन जो आपत्ति कर रहे हैं उनका समाधान भी होगा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।